तो बच्चों एक काम करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी जो है उदाहरण नंबर 3 जो है, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको एक बार, बस आखिरी बार दोनों तरीके से करके बता देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, अंतर समझ में आ जाए। क्योंकि इसके अंदर इसने हमसे 2 बातें पूछ ली है, 4q+1 या 4q+3। तो चेंजेसमेंट कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इनके वो जमा के लिखना कैसे, दोनों तरीकों के अंदर, ये मैं आपको एक बार और बता देता हूँ ताकि आगे के क्वेश्चन में आप खुद ही समझ जाए कि अगर वो 3 बातें पूछेगा तो 3 बातों को कैसे लिखना है ना। पहले मैं बता देता हूँ, फोकट बकवास किए बिना डायरेक्ट बता देता हूँ उसके अंदर करना क्या है। सारा काम सेम टू सेम है ना, सारा काम क्या सेम टू सेम है। इसको अगर मैं पहले तरीके से लिखूँगा तो इसने हमसे धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बात करी है, तो मैं कुछ ना कुछ मानूंगा। तो मैं धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं मानूंगा, मैं धनात्मक पूर्णांक मानूंगा, है ना। क्या मानूंगा बेटा, देखो स्क्रॉल करेंगे हम। मैं मानूंगा, माना ए कोई, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी, अब मुझे बताओ बी क्या होगा। तो बी वही होगा जो हमारे क्वेश्चन के अंदर उसने क्यू का गुणांक दे रखा है। तो देखो यहाँ पे भी इसने क्यू का गुणांक हमको 4 दे रखा है, यहाँ पे क्यू का गुणांक हमको 4 दे रखा है। तो हमारा बी जो रहेगा बेटा वो क्या रहेगा, 4 रहेगा। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी क्या है, 4 है। तब हम क्या करते हैं बेटा, पहले तरीके में हम क्या करते हैं, इस बी से इस ए में भाग देते हैं। मतलब इस 4 से इस ए में हम भाग देंगे, सीधी सी बात है, हमको कोई ना कोई भागफल मिलेगा। उस भागफल को हमने क्यू नाम दे दिया, और जब इस 4 का क्यू में गुणा करो तो क्या आएगा यहाँ पे 4q। तो इस ए में से ये 4q जाएगा तो यहाँ पे कोई ना कोई शेषफल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो हमारा ए किसके बराबर आ जाएगा बेटा, हमारा ए आ जाएगा 4q प्लस आर के बराबर आ जाएगा, 4q प्लस आर के बराबर आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे हमारा बी क्या है, 4 है। तो हमारा आर का मान जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो यहाँ पे लिख के बताएंगे हम, जहाँ आर जो है, वो 4 से छोटा है और 0 से बड़ा या बराबर है ना। बात समझ में आई। तो इसका मतलब हमारा आर क्या होगा बेटा, हमारा आर जो होगा वो होगा 0, 1, 2, 3। हमारे आर के क्या मान हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो बताओ अगर मैं आर की जगह यहाँ पर 0 रखूँगा तो मुझे ए का मान क्या मिलेगा, 4q। वैसे कि वैसे अगर मैं आर की जगह अगर यहाँ पे 1 रखूँगा तो मुझे ए का मान क्या मिलेगा, 4q+1। आर की जगह 2 रखूँगा तो 4q+2। आर की जगह 3 लिखूँगा तो 4q+3 ये मान मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि भैया आर के विभिन्न मानों पर ए के मान क्या हो सकते हैं, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार फिर से, जो हमने पहले लिखा था वही के वही। आर के विभिन्न मानों पर ए के मान, आर के विभिन्न मानों पर ए के मान जो है वो क्या हो सकता है बेटा। तो देखो अगर मैं आर का मान 0 रखूँगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये ए का मान क्या आ जाएगा, 4q+0। तो 4q+0 को बेटा मैं 4q लिख रहा हूँ, 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो 0 पे मान ये हो जाएगा, और हम यहाँ करके 1 पे मान क्या होगा, तो 1 का मान होगा 4q+1, 4q+1 है ना। 2 रखूँगा तो यहाँ करके क्या लिखूँगा मैं, ए बराबर 4q+2 है ना। और फिर आखिरी में अगर 3 रखूँगा तो ए बराबर हो जाएगा 4q+3। आर के विभिन्न मानों पर ए के मान ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये हो सकते हैं।
हो सकते हैं, आर के मान सॉरी ए के मान ये हो सकते हैं। 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3। ठीक है बेटा, ये 4 मान हो सकते हैं। अब मुझे बताइए आप, मैं अगर आपसे इसके बारे में बात करूं, इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे बताइए आप यहाँ पे q का मान अगर 1 रखोगे तो आपको a का मान क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? q का मान आप 1 रखोगे तो 4 का 1 में गुणा करोगे तो आपको 4 ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आप q का मान 2 रखोगे, मतलब 2 रखोगे तो आपको a का मान क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। q का मान आप 3 रखोगे तो a का मान आपको 12 मिलेगा। q का मान आप 4 रखोगे तो आपको a का मान 16 मिलेगा। इस तरीके से आपको मान मिलेंगे। तो आपको दिख नहीं रहा कि अगर आप q का कुछ भी मान रखो तो आपको ये 4, 8, 12, 16 इस तरह के नंबर मिल रहा है, मतलब आपको धनात्मक समपूर्णांक मिल रहा है ना। इसके अंदर आप q का कोई भी मान रखो तो आपको a का मान जो मिलेगा उसमें आपको क्या मिलेंगे? धनात्मक समपूर्णांक मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? उसी तरीके से आप अगर इसको देखोगे, इसको देखोगे आप तो ये भी ऐसा ही है। देखो यहाँ पे आप q का कोई मान रखोगे, जैसे आपने q का मान यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे आपको 4 × 1 4 मिलेगा, तो वो 4 ही सम है। और सम के अंदर हम वापस 2 जोड़ रहे हैं तो 2 भी एक सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा? 4 + 2 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ये, इसके बारे में अगर मैं आपको करके बताऊँ तो आप q का मान यहाँ पे 1 रखोगे तो 4 × 1 4 + 2 तो आपको a का मान क्या मिल जाएगा बेटा? 6 मिल जाएगा। a का मान क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। यहाँ पे q का मान अगर आप 0 रखोगे तो पहले मैं आपको 0 रख के बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप q का मान 0 रखोगे तो 4 × 0 मतलब 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो a का मान आपको 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 1 रखोगे q का मान तो यहाँ पे 4 × 4 और +2 6 मिल जाएगा आपको a का मान। ठीक है। फिर इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे q का मान 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 और 2 जुड़ जाएगा उसके अंदर तो 10 मिल जाएगा। q का मान आप 4 रखोगे 3 रखोगे तो 4 तिया 12, 12 और 2 14, तो a बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इसके अंदर और इसके अंदर जब हम q के मान रखेंगे तो देखो इसके अंदर मैंने q का मान रखा तो मुझे क्या मिला? फिर तो मैं इसको बताता हूँ। इसके अंदर मैंने q का मान 0 रखा तो मुझे यहाँ पे 2 मिल गया। इसके अंदर मैंने q का मान 1 रखा तो मुझे 4 मिल गया। इसके अंदर मैंने q का मान 1 रखा तो मुझे 6 मिल गया। इसके अंदर मैंने q का मान 2 रखा तो मुझे 8 मिल गया। इसके अंदर मैंने q का मान 2 रखा तो मुझे 10 मिल गया। इसके अंदर मैंने q का मान 3 रखा तो मुझे 12 मिल गया। तो जो भी हमको मिला इसके अंदर और इसके अंदर q का मान जब हमने रखा तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तो ये तो 2 से लेकर 16 तक जो भी हमको मिले, हमने जितना भी करा हमको 2 से लेके 16 तक क्या मिल गया बेटा? धनात्मक समपूर्णांक मिल गया। तो ये जो 2 नंबर हमको मिले a के, ये तो हमको क्या दे रहा है बेटा? धनात्मक समपूर्णांक दे रहा है। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जब हम q के मान रख रहे हैं तो हमको ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या दे रहा है बेटा? धनात्मक समपूर्णांक दे रहा है। तो इन चारों में से ये दोनों तो क्या होगा बेटा? धनात्मक समपूर्णांक हो गए। लेकिन हमारा क्वेश्चन में हमसे किसके बारे में बात कर रहा है? वो धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को हम नहीं लेंगे। अब बचे कौन से दोनों? बचे ये दोनों। तो हम इनके मान भी चेक करेंगे कि ये हमको किस तरह के मान दे रहे हैं। बेटा जो मैं इधर समझा रहा हूँ ना वो समझाने के लिए है ना, उसको आपको नोट, मतलब आप अगर नोट करना चाहो, रफ में करना चाहो तो कर लेना, बाकी आपको फेयर में ये चीज़ नोट करनी है जो मैं सामने दिखा रहा हूँ। अब देखो इन दोनों को हमने चेक कर लिया। ये दोनों तो हमको क्या नंबर दे रहे थे बेटा? ये हमको धनात्मक समपूर्णांक दे रहे थे, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमको ये नहीं चाहिए तो हम इन दोनों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पर q की जगह बेटा अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ, q की जगह अगर यहाँ पे 0 रखूँ तो 4 × 0 0, और 0 के अंदर अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो मतलब हमको a का मान क्या मिलेगा बेटा? 1 मिलेगा। q का मान 0 रखेंगे तो a का मान क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार q का मान में अगर 1 रखूँ यहाँ पे तो 4 × 4 + 1, तो a का मान हमको क्या मिल जाएगा बेटा? a का मान हमको 5 मिल जाएगा। q का मान में 2 रखूँगा तो q का मान 2 रखो तो 4 दूनी 8 और 1 9 मिल जाएगा। a का मान क्या मिल जाएगा बेटा? 9 मिल जाएगा। इसके अंदर मैं वापस q का मान क्या रखूँगा बेटा? 3 रखूँगा तो 4 तिया 12 और 1 13 मिल जाएगा। a का मान क्या मिल जाएगा बेटा? 13 मिल जाएगा। q का मान अगर मैं 4 रखूँगा
इसके अंदर, तो 4 चौक 16 और 17 मिल जाएगा, ए बराबर 17 मिल जाएगा। वैसे वैसे हमने इसके बारे में बात करी, इसके बारे में हमने बात करी। तो ए बराबर मतलब यहाँ पे क्यू का मान अगर मैं 1 रखूँगा या फिर पहले 0 रखूँगा, क्यू का मान मैंने यहाँ पे 0 रखा, तो क्यू का मान मैं यहाँ पे 0 रखूँगा, तो 4 गुणित 0 0 हो जाएगा और प्लस क्या बचा हुआ 3 बचा हुआ है, तो ए का मान हमको क्या मिल जाएगा बेटा, ए का मान हमको 3 मिल जाएगा। क्यू का मान 1 रखूँगा तो क्यू का मान 1 रखूँगा तो 4 गुणित 1 4 प्लस 3 7 मिल जाएगा, तो ए का मान क्या मिल जाएगा बेटा 7 मिल जाएगा। क्यू का मान में अगर 2 रखूँगा तो ए का मान क्या मिलेगा मुझे, क्यू का मान में यहाँ पे 2 रखूँगा तो 4 दूनी 8 और 3 क्या मिल जाएगा बेटा 11 मिल जाएगा। क्यू का मान में 3 रखूँगा तो क्यू का मान में 3 रखूँगा तो क्या मिलेगा, तो 4 तिया 12 और 3 क्या मिल जाएगा बेटा 15 मिल जाएगा, ए का मान मेरे को 15 मिल जाएगा। ठीक है, क्यू का मान में यहाँ पे 4 रखूँगा तो 4 चौक 16 और 3 19 मिल जाएगा, 4 चौक 16 और 3 क्या मिल जाएगा बेटा, ए का मान 4 चौक 16 और 3 19। तो बोलने में कोई शब्दों की हेरा फेरी हो जाए तो आप याद रख लेना, है ना, मेरा ध्यान अभी इनों में जा रहा है ना, थोड़ा सा कभी बोलने में शब्द इधर से उधर हो जाए, 2 की जगह 3 बोला जाए तो गौर मत करना बेटा, खुद से करेक्शन कर लेना। अब देखो इन दोनों के बारे में तो हमने बात कर ली थी, ये दोनों हमको क्या क्या नंबर दे रहे थे, धनात्मक सम पूर्णांक दे रहे थे, लेकिन हमको तो क्वेश्चन में उन्होंने धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में पूछा है, तो जो नंबर हमको धनात्मक विषम पूर्णांक दे रहे हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो बेटा हमने इसके ऊपर और उसके ऊपर ऑपरेशन करा, ऑपरेशन मतलब क्यू के अलग अलग मान रख के देखे, तो क्यू का मान जब मैंने 0 रखा तो इसने मुझे 1 दिया, क्यू का मान जब मैंने 1 रखा तो इसने मुझे 5 दिया, क्यू का मान मैंने जब 2 रखा तो इसने मुझे 9 दिया, क्यू का मान मैंने जब 3 रखा तो इसने मुझे 13 दिया, क्यू का मान जब मैंने 4 रखा तो इसने मुझे क्यू का ए का मान 17 दिया। ठीक उसी प्रकार जब हमने इसके अंदर मान रखे क्यू के तो उसने हमको ए के अलग अलग मान दिए। तो जब हमने देखा कि क्यू का मान हमको क्यू के मतलब क्यू के जो मान रखने पर हमको ए के क्या का मान मिले, तो 1 भी मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, 9 मिला, 11 मिला, 13 मिला, 15 मिला, 17 मिला, 19 मिला। तो ये तो 1 से लेके हमको 19 तक धनात्मक विषम पूर्णांक मिल गए, 1 से लेकर 19 तक हमको क्या मिल गया बेटा, धनात्मक विषम पूर्णांक मिल गए। तो वो तो हमसे धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बात कर रहा है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो हमको काय से मिले, तो इनके अंदर ए के मान रखने पर मिले। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप होते हैं, मतलब प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है हमको इनके अंदर मान रख के मिल जाएगा। हम इनके अंदर कुछ भी मान रखेंगे इन दोनों के अंदर तो हमको धनात्मक विषम पूर्णांक मिलते जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे कि भैया प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो या तो इस रूप का होगा या फिर इस रूप का होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ मान रखेंगे तो हमको कुछ मान मिलेंगे। देखो इसके अंदर हमको सारे धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं मिलेंगे, कुछ छूट आएंगे, जो छूट आएंगे ना वो इसमें मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम इसके अंदर क्यू का मान रखेंगे ना तो कुछ धनात्मक विषम पूर्णांक छूट आएंगे तो वो हमको कहाँ मिलेंगे, वो हमको इसके अंदर मिलेंगे। जैसे मैंने इसके अंदर क्या रखा था, 0 रखा था ना, तो मुझे 3 मिला था, तो 1 तो छूट गया, तो 1 हमको इसके अंदर मिला, है ना। ठीक उसी प्रकार हमको यहाँ पे 5 मिल गया था तो 20 का 3 छूट गया, तो 3 हमको यहाँ मिला। बात समझ में आ रही है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो या तो इस रूप का होता है या इस रूप का होता है, मतलब कुछ नंबर इसमें मिल जाते हैं और कुछ नंबर इसमें मिल जाते हैं। तो मैं आपको बोर्ड पर लिख के बताता हूँ, 1 मिनट आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताता हूँ, उसको व्यवस्थित कर देता हूँ पूरा। आपको आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कमी नहीं रही होगी क्वेश्चन में। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप डबल से देखें, है ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा आपको। तो इसको कैसे लिखना है, कैसे जमा के लिखना है, वो मैं आपके सामने एक बार बोर्ड पे लिख के बता देता हूँ, क्योंकि ये आखिरी बार मैं आपको एक ही सवाल को 2 तरीके से करा रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सवालों को एक एक तरीके से ही करूँगा। तो ये 2 तरीके से आपके पास हो जाएंगे, तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो दोनों तरीके से। तो ये मैंने यहाँ तक तो लिख दिया है कि आर के विभिन्न मानों पर ए के मान क्या होंगे, या तो ये होगा 4q, या फिर a बराबर 4q+1, या फिर a बराबर 4q+2, या फिर a बराबर 4q+3, मतलब 4q+3। तो इन चारों में से हमको धनात्मक विषम पूर्णांक वाले मान कौन से a दे रहा है, तो ये वाला a दे रहा है और ये वाला a दे रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमने जो थोड़ा देखा करके तो उससे हमको क्या मिला कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो इस रूप का या इस रूप का होता है। तो अतः अपन क्या लिखेंगे, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है बेटा वो किस रूप का होता है, तो वो या तो ये वाला रूप होता है या फिर ये वाला रूप होता है। तो 4q+1 या 4q+3
प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। इसको आप सही से लिख देना बेटा, मेरे पास जगह कम होती है उस वजह से राइटिंग थोड़ी बिगड़ती है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को पहले तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझा के बता दिया है कि आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, तो हमने क्या बात करी पहले कि भैया वो धनात्मक जो धनात्मक पूर्णांक है वो सम हो या विषम हो, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब ये ए जो है सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है। हमने 4 तरीके देखे, देखो सम भी मिल गया विषम भी मिल गया, फिर बाद में जो हमने छाट के हमको जो चाहिए था वो हमने ले लिया। तो प्रत्येक माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी, देखो बी को हमने 4 लिया। 4 क्यों लिया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर उसने क्यू का जो गुणांक दिया है वो 4 क्यों दिया है ना, क्यू का जो गुणांक है वो 4 दिया है, तो हमने बी को क्या मान लिया, 4 मान लिया। फिर इस 4 से हमने इस ए के अंदर भाग दिया तो हमको बे भागफल और शेषफल मिले। तो फिर हमने क्या करा, इनके अंदर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा दी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने से हमको ए बराबर क्या मिला, 4q+r। अब जहाँ r का मान जो हमको मिलेगा बेटा, सीधी सी बात है भाजक से कम मिलेगा और 0 या 0 से ज़्यादा मिलेगा। तो r का मान हमको 0 या 0 से बड़ा मिला और 4 से छोटा मिला। मतलब ये कि r के मान क्या क्या हो सकते हैं बेटा, r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 से छोटा ही रहेगा, 4 कभी नहीं होगा। तो ये 4 मान हो सकते हैं r के। तो हर r के मान पे हमको a का मान अलग अलग मिलेगा। जब r का मान हम 0 रखेंगे तो हमको a का मान 4q मिलेगा। जब हम r का मान 1 रखेंगे तो हमको a का मान 4q+1 मिलेगा। जब r का मान 2 रखेंगे तो a बराबर 4q+2 मिलेगा। और r का मान जब हम 3 रखेंगे तो a का मान हमको 4q+3 मिलेगा। इस टाइप से हमको मान मिलेंगे। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा कि r के विभिन्न मानों पर a के मान क्या क्या हो सकते हैं, a बराबर 4q हो सकता है, या फिर a बराबर 4q+1 हो सकता है, या फिर a बराबर 4q+2 हो सकता है, या फिर a बराबर 4q+3 हो सकते हैं। तो ये 4 मान हो सकते हैं भैया r के। तो हमने इसलिए तो छटा कि हमारे काम का कौन सा, हमारे को तो विषम चाहिए। तो हमने पहले चारों को देखा, तो हमने चारों को देखा करके तो हमको ये वाला और ये वाला तो क्या मिला बेटा, सम मिला, और ये वाला तो हमको क्या मिला, विषम मिला। तो हमने देखा कि भैया प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो इस टाइप का या इस टाइप का होता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया आखिरी में। बेटा ये इनको कुछ वर्डों को मैं इंग्लिश में बोलूँगा, 4q+1, 4q+3, 4q+5, है ना, थोड़ी बहुत इंग्लिश मिक्स चलेगी इसके अंदर। तो ये था हमारा पहला तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका भी बताता हूँ जो हमने उदाहरण नंबर 2 में करा था। फटाक से इसको नोट कीजिए, इसके बाद बात करेंगे इसके दूसरे तरीके के बारे में। तो फटाक से नोट कीजिए। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके देखते हैं एक बार, क्या नया मिलता है इसके अंदर। तो नया तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ मिलेगा, बस लिखने का तरीका नया मिलेगा। तो दूसरा तरीका देखो, इसके अंदर हमको दूसरे तरीके में क्या बात करते हैं हम, धनात्मक विषम पूर्णांक अगर रखा है तो धनात्मक विषम पूर्णांक हम यहाँ पे लिखते हैं, है ना। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं मैं लिख देता हूँ आपके सामने। धनात्मक विषम पूर्णांक कुछ अंक लिख देता हूँ मैं धनात्मक विषम पूर्णांक के, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये मैंने कुछ अंक आपके सामने धनात्मक विषम पूर्णांक के लिख दिए। अब आपको पता है मैं क्या करूँगा इनके अंदर, तो मैं इनके अंदर भाग दूंगा। जैसे ये 1 है तो 1 के अंदर मैंने 4 से भाग दिया बेटा, तो मैं इसे कौन सी संख्या से गुणा करूँ 4 में कि मुझे या तो 1 मिल जाए या उससे छोटा मिल जाए। तो बेटा मैं 4 के अंदर अगर 1 का गुणा करूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा, मतलब इस 1 से बड़ा मिल जाएगा। तो हमको इस 1 से बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए, या फिर इसके बराबर चाहिए। तो इसके बराबर या फिर इससे छोटा चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इससे छोटे ही नंबर मिल सकता है हमको। अगर 1 से करूँगा तो 4, 1 4 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 0 करा, 4 का 0 में गुणा करूँगा तो क्या मिलेगा 0। देखो 1 से छोटा नंबर मिल गया, 1 में से 0 का तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक। उसी प्रकार नंबर 3 के बारे में बात करूँगा मैं। 4 से मैं 3 में भाग दूंगा, तो वही तरीका है, 0 से गुणा करूँगा तो 4 गुणित 0, 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा 3 मिलेगा। उसी प्रकार देखो 5 से करूँगा मैं इधर, तो 4 से 5 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा बेटा, 1 बार जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक उसी प्रकार 4 से मैं क्या में भाग दूँगा बेटा, 7 में भाग दूंगा
तो 4 एकम 4 कितना बचेगा बेटा? तो देखो 3 बचेगा, साथ में 4 जाएगा तो फिर मैं 4 से 9 में भाग दूंगा। 4 से मैं 9 में भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा बेटा? 1 बचेगा, तो 1 लिख दिया मैंने। 4 से मैं 11 में दूंगा तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है बेटा? हमको जो भी देखने को मिल रहा है हम उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख के बताएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लिख के बताएंगे, दोनों के नंबर को अलग अलग लिख के बताएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने क्या देखा बेटा? तो इन नंबरों को हम अलग लिखेंगे जिनके अंदर शेषफल 1 मिल रहा था, और इन नंबरों को हम अलग लिखेंगे जिनके अंदर शेषफल 3 मिल रहा था। वहाँ पे 1 मिल रहा था, यहाँ पे 3 मिल रहा था। तो पहले 1 वाले नंबर को मैं इधर लिख देता हूँ। तो इनके भाज्य क्या है बेटा? इनका भाज्य 1, 5, 9। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 है ना, उसके नीचे लिखा मैंने 5, उसके नीचे मैंने लिखा 9। तो हमको 1 कैसे मिला? तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, मतलब 4 गुणित 0 प्लस 1, 4 गुणित 0 प्लस 1, इस तरीके से हमको 1 मिला। उसी प्रकार से 4 गुणित 1 प्लस 1, 4 गुणित 2 प्लस 1, है ना। इसी तरीके से नंबर नीचे भी चलते रहेंगे। तो मैं 3 डॉट लगा के बता रहा हूँ कि भैया ये नंबर जो है नीचे भी चलते जा रहा है ना। तो यहाँ पे मैं लाइन खींच के इस टाइप के नंबरों को लिख रहा हूँ। देखो इसके भाजक क्या है, इसके भाज्य क्या है? 3, 7, 11। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3, 7, 11। तो 3 कैसे मिला हमको? तो 3 मिला हमको 4 गुणित 0 प्लस 3, 4 गुणित 0 प्लस 3। 7 कैसे मिला बेटा हमको? 7 मिला हमको 4 गुणित 1 प्लस 3। 11 कैसे मिला हमको? 11 हमको मिला 4 गुणित 2 प्लस 3। और इसको जब हम आगे भी बढ़ा सकते हैं 15, 19 इस तरीके से। तो हमने देखा कि ये क्या है? ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये क्या है? ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। 1, 5, 9 ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। 3, 7, 11 ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमने देखा कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो देखो यहाँ पे 4, 4, 4 तो सब में आ रहा है। 4 क्यों? 4 सब में आ रहा है और ये चेंज हो रहा है 0, 1, 2, 3। तो मैंने 0, 1, 2, 3 की जगह कर दिया, क्यों लिख दिया? और ये को +1, +1, +1 सब में आ रहा है तो मैंने +1 कर दिया। ठीक है ना बेटा? तो 4 क्यों +1 और या करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो इस तरह ये भी क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखो यहाँ पे भी देखो ये 4, 4, 4, 4 सब में आ रहा है, मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके गुणे में 0, 1, 2, 3 ये नंबर बदल रहे हैं तो इनको मैंने क्या लिख दिया? क्यों लिख दिया। और देखो +3, +3, +3 सब में आ रहा है तो +3 हमने लिख दिया। तो ये था धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमने देखा धनात्मक विषम पूर्णांक के जो थोबड़े थे, थोबड़े चेहरे रूप, वो या तो ये मिला हमको या फिर ये मिला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, अर्थात प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक या तो इस रूप का होता है या फिर उस रूप का होता है। समझ रहे ना? इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि आप क्यू की जगह आप क्या रखोगे? यहाँ पे 0 रखोगे तो 4 गुणित 0 प्लस 1 तो आपको 1 मिल जाएगा। क्यू की जगह आप यहाँ पे 1 रखोगे तो 4 गुणित 1 प्लस 1 5 मिल जाएगा। यहाँ पे क्यू की जगह 1 रखोगे तो या फिर 0 रखोगे तो 4 गुणित 0 प्लस 3 मतलब 3 मिल जाएगा। तो आपको 1 इससे मिल जाएगा, 5 इससे मिल जाएगा, 9 इससे मिल जाएगा, 3 उससे मिल जाएगा, 7 उससे मिल जाएगा, 11 उससे मिल जाएगा। तो ये दोनों मिलके सब क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्थात प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक या तो इस रूप का होता है या फिर उस रूप का होता है। मतलब 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। के रूप का होता है जहां बेटा q क्या है? जहां q कोई पूर्णांक है।
जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो ये क्वेश्चन को हमने दूसरे तरीके से भी हल कर मारा और आपको दूसरा तरीका भी समझ में आ गया होगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें कि ये क्वेश्चन तो सिंगल क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन में आपको दूसरा तरीका ज़्यादा आसान लग रहा होगा, तो मैं भी ये मानता हूँ कि अगर आपको दूसरा तरीका आसान लगे तो आप दूसरे तरीके से कीजिए, नहीं तो पहले तरीके से कीजिए। तो ये होता है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। इसके बाद एक और उदाहरण बच रहा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस उदाहरण का जैसा सवाल हमारी प्रश्नावली के अंदर है तो वो हम डायरेक्ट करेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम पहले इस उदाहरण नंबर 4 को खत्म कर लेते हैं। इसके बाद फटाफट प्रश्नावली के सवालों को सोल्व करेंगे। इसको जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नावली के बारे में। प्रश्नावली से पहले हम उदाहरण नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। इसको नोट कीजिए।